और जब तक रुपया 150 से पौने 200 रुपए तक नहीं जाएगा तब तक हमारी इकोनॉमी वापस अपने पहिया उसका नहीं चलेगा। पड़ गए तो हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि उन तमाम थ्रेशोल्ड्स को जहां जहां पर भी चाहे वो किसी भी सेक्शन के अगेंस्ट हैं उसको बढ़ा दिया जाएगा। हमारी सरकार से ये भी रिक्वेस्ट है कि इसी तरह जिस तरह इनकम टैक्स का ऑडिट 4 साल में एक दफा है, सेल्स टैक्स का ऑडिट भी 4 साल में एक दफा होना चाहिए है। तो सैलरीड क्लास के लिए टैक्स के रेट्स को रिड्यूस किया जाए, क्योंकि सैलरीड क्लास के लिए अर्निंग का सोर्स कोई और नहीं होता और उनकी जो बहुत सी डिडक्शन है वो इनकम टैक्स के मद में हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। शुक्रिया सेक्रेटरी जनरल साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब, राजा सन अख्तर साहब, मियां वकार साहब, मैं तमाम मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मौसम भी बाहर ठीक नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी आप सब लोग यहाँ पर आए हैं और मैं जितना हमारा टेन्योर हुआ है मैं उसका भी आपका शुक्रगुजार हूँ कि अगर दुनिया को और लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को अगर लाहौर चैम्बर के काम का पता चल रहा है तो आपके तवस्सुत से पता चल रहा है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। मैं ऑन बिहाफ ऑफ लाहौर चैम्बर आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी हमेशा बहुत अच्छी कवरेज की है, जिसकी वजह से लोग हमारे कामों से जानते हैं कि हम काम क्या कर रहे हैं। जो कि जी आज का सब्जेक्ट हमारा बजट के ऊपर है और मैं पहले ये बताता चलूं कि जो इस वक्त हमें इश्यूज थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का था, डिवैल्यूएशन का है, इन्फ्लेशन का है, इंटरेस्ट रेट का है, हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो हैं उन पे हमारा बहुत ज़्यादा टैक्स का पैसा जो लग रहा है, हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, एक्सेस टू फाइनेंस उस तरह से नहीं है, ओपनिंग ऑफ एलसीज नहीं हो रही, एलसीज जिस तरह से खुलनी चाहिए, चूंकि हम ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, हमने इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, हमें अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। ये तमाम एक ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त हमारी इकोनॉमी जिनसे असरअंदाज हो रही है, हमारी इंडस्ट्री नहीं चल रही, हमारे टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे, हमारी एलएसएम के टारगेट्स उस तरह से पूरे नहीं हो रहे, हमारे टैक्स के टारगेट्स शायद उस तरह से पूरे नहीं हो रहे, हमारी एक्सपोर्ट्स उस तरह से नहीं बढ़ रही। हमने जो लाहौर चैम्बर ने, मैं अपनी लाहौर चैम्बर के मीडिया डिपार्टमेंट का भी शुक्रगुजार हूँ और मैं लाहौर चैम्बर के R&D का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बहुत मुफस्सल ये हमें रिपोर्ट्स दी हैं और हमने जो जाकर तमाम डिपार्टमेंट्स को, तमाम मिनिस्ट्रीज को भेजी हैं और हमने इस्लामाबाद में भी इसकी प्रेजेंटेशन की है। सबसे पहले जो हम समझते हैं कि डिवैल्यूएशन हमारा सबसे बड़ा इशू है और जब तक रुपए की कीमत को कंट्रोल नहीं किया जाएगा वर्सेस डॉलर और जब तक रुपया 150 से पौने 200 रुपए तक नहीं जाएगा तब तक हमारी इकोनॉमी वापस अपने पहिया उसका नहीं चलेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगी, इंटरेस्ट रेट कंट्रोल नहीं होगी। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी एक मामला है वो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस है कि हमें अपने टैक्स नेट को बढ़ाना है। हम हर तरह से डिपार्टमेंट्स के साथ हैं, रेवेन्यू कलेक्टिंग अथॉरिटीज़ के साथ हैं, हम स्टेट के साथ हैं और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं अपने तमाम पाकिस्तानियों से भी कि हमें अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना चाहिए क्योंकि ये वक्त की अहम ज़रूरत है और ये हमारी कौमी जिम्मेदारी है। उसके बाद हमने जो टैक्स डिपार्टमेंट से जो बहुत ज़्यादा इश्यूज रिलेट करते हैं, हमारे ऑडिट्स क्या करते हैं, लोग टैक्स नेट के अंदर आने से इसलिए डरते हैं कि वो ये कहते हैं कि अगर हम टैक्स नेट के अंदर आ जाते हैं तो हमारे ऑडिट स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद हमारे रिफंड्स जो विद होल्डिंग्स होती हैं, हमारे रिफंड्स नहीं मिलते, चाहे वो सेल्स टैक्स के हैं, चाहे वो इनकम टैक्स के हैं, चाहे वो एक्सपोर्टर्स के हैं, एक्सपोर्टर्स को रिफंड्स नहीं मिलते। और टैक्स पेयर जो एक बात ये कहता है कि अगर मैं टैक्स नेट के अंदर आता हूँ तो तमाम फाइन्स, तमाम पेनल्टीज, तमाम ऑडिट्स, तमाम स्टेटमेंट्स, तमाम इंक्वायरीज, बैंक अटैचमेंट्स मेरे लिए हैं, उस शख्स के लिए हैं जो टैक्स नेट के अंदर आता है। तो ये कुछ बहुत वजूहात हैं। मैं उन केसेस की भी बात करूंगा जो हमारे FBR के पेंडिंग केसेस हैं, जो हमारे कुछ कोर्ट्स में पड़े हैं, अपील्स में पड़े हैं।
हमारी रिक्वेस्ट है कि ADRC को दोबारा मुतहर्रिक किया जाए ताकि चैम्बर्स के लोग, एसोसिएशंस के लोग, डिपार्टमेंट्स के लोग दोबारा ADRCs में आए और ऐसे इशू जो आउट ऑफ कोर्ट जिनकी सेटलमेंट्स हो सकती हैं उनको आउट ऑफ कोर्ट सेटल किया जाए। चूंकि हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं और हमारे तकरीबन तमाम रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट होते हैं, तो हमारी हुकूमत से ये भी दरख्वास्त है कि ऐसे तमाम रॉ मटेरियल्स जो इस मुल्क के अंदर नहीं बनते हैं उनके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी को, एडिशनल कस्टम ड्यूटी को और कस्टम्स ड्यूटी को रिड्यूस किया जाए। और हमारी ये भी रिक्वेस्ट है कि हम अगर एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं और हम इंपोर्ट को कम करना चाहते हैं तो वो उसी सूरत में पॉसिबल होगा जब हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, हम यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएंगे, यहाँ पर हम फैसिलिटेशन देंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे जो मकासद हैं अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाने के, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के, इंपोर्ट को कम करने के, वो नहीं हो सकता। अगर हम सेल्स टैक्स की तरफ आएँ तो हम जो एक पॉइंट बार बार उठा रहे हैं कि इनकम टैक्स FBR एक है, लेकिन उसमें सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स के कवानीन में फ़र्क है। सेल्स टैक्स का कानून ये कहता है कि सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन वो होगा जो अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर कराएगा, लेकिन इनकम टैक्स के कानून के मुताबिक वो शख्स रजिस्टर्ड पर्सन है जो अपना NTN ले लेता है। अब सेल्स टैक्स का रेट 18% है और 3% एडिशनल सेल्स टैक्स है। तो हमारी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि चूंकि रिटेलर्स एक बहुत बड़ा सेक्टर है और रिटेलर्स के लिए ये मैंडेटरी भी नहीं है कि वो अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर करें, तो गवर्नमेंट ऐसे तमाम रिटेलर्स जिनके पास NTN है जब उनको सप्लाईज दी जाए तो एडिशनल सेल्स टैक्स ना चार्ज किया जाए। हम ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल एडिशनल सेल्स टैक्स ना लें, लेकिन वो रिटेलर्स जो अपने आप को टैक्स के अंदर नहीं लाते और NTN भी नहीं लेते और अपनी परचेजेस वो अपने CNIC के अगेंस्ट लेते हैं, आप जरूर उनसे एडिशनल सेल्स टैक्स लें 3%, ताकि ये जो एक कॉस्ट है एडिशनल वो कम हो सके और मैन्युफैक्चरर पे ये बर्डन ना पड़े। चूंकि हमारा एक बहुत बड़ा एरिया जो टैक्स नेट से बाहर है वो रिटेलर्स हैं, उसमें एक बहुत बड़ी वजह हमारी अवेयरनेस के ना होने की है, हमारे मिसकंसेप्शंस की है। ये चैम्बर्स की जिम्मेदारी है, ये FBR डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि फवाइद को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं और ऐसी जो मिसकंसेप्शंस हैं जो हमारे रिटेलर भाइयों के दिमागों में हैं कि अगर आप टैक्स के अंदर आएंगे तो आपके नुकसानात होंगे, जो कि गलत है। हमें इस बात को क्लियर करना होगा। और इसकी एक बहुत वजह ये भी हुई कि स्टेट ने कुछ साल पहले POS इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दी, जिसमें Tier 1 का एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। हमारी गवर्नमेंट से एक ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे रिटेलर्स जिनकी एक दुकान है और वो NTN होल्डर हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, उनको POS इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया जाए, ताकि जब तक हम सहूलत नहीं देंगे, हमारा मकसद ये है, हम ये चाहते हैं कि तमाम लोग अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करें। तो जब अगर हम उन्हें ये कहेंगे रिटेलर्स को कि आप अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर करें, तो वो ना अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर करेंगे और ना ही वो सेल्स टैक्स की लवाजमात को पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम रिटेलर्स जिनकी एक शॉप है, एक NTN है, अगर उनका एरिया 1000 स्क्वायर फुट से ज्यादा भी है तो उनको POS इंटीग्रेशन और यानी कि सेल्स टैक्स से बाहर निकाल दिया जाए। हमारी एक और बहुत जो डिमांड है, चूंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो जहां पर भी थ्रेशहोल्ड को वाजे किया गया है, जैसे Tier 1 के कॉन्सेप्ट में ये कहा गया है कि ऐसा रिटेलर जिसके किसी भी पिछले 12 माह की जो यूटिलिटी के बिल हैं, अगर वो 12 लाख रुपए होंगे तो उसे अपने आप को POS इंटीग्रेशन के अंदर यानी कि सेल्स टैक्स के अंदर आना होगा। हमारी गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट है, चूंकि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है और आज से 3-4 साल पहले अगर $1 के एवज हम अगर डॉलर की कीमत को 140 रुपए भी रखें तो आज 280 है। अगर डॉलर की कीमत डबल हो गई है तो हमारी तमाम थ्रेशोल्ड्स को डबल किया जाए ताकि हम उसकी सहूलत दे सकें। अगर वो 12 लाख रुपए यूटिलिटी का बिल था तो उसे 24 लाख रुपया किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से ऐसे है। उसके बाद हम रिटेलर्स की स्कीम्स मिनिमम टैक्स 1.5% है, और चूंकि मैंने आपको ऊपर बताया कि सेल्स टैक्स का जो कानून है वो उन रिटेलर्स को नहीं मानता सेल्स टैक्स में रजिस्टर, और जब वो परचेज करते हैं तो एडिशनल 3% देना पड़ता है।
तो हमने सरकार को ये भी रिक्वेस्ट की है कि हम प्रपोजल्स ये देते हैं, जो कि हमने नंबर ऑफ प्रपोजल्स दिए हैं रिटेलर्स के लिए, कि रिटेलर्स का अगर मिनिमम टैक्स 1.5% है तो आप 1% इनकम टैक्स क्यों नहीं ले लेते, 0.5% सेल्स टैक्स ले लें, साल के बाद आप 1.5% ले लें, ताकि आपकी भी लवाजमात पूरी हो जाए, बर्डन भी ना पड़े, सेल्स टैक्स में भी रजिस्टर हो जाए। हमने दूसरी प्रपोजल ये भी दी है कि अगर कोई हमारा रिटेलर है, अगर वो अपनी सेल्स को और अपने टैक्स को पिछले साल से 20% बढ़ा कर देता है और अब वो ये अगले 5 साल के लिए वो बढ़ाता जाता है, तो 5 साल के बाद उसका टैक्स भी डबल हो जाएगा और 5 साल के बाद उसकी सेल्स भी डबल हो जाएंगी। ये ऑप्शन भी देखी जा सकती है। फिर हमने रिटेलर्स के लिए ये भी कहा है कि एक आसान एक 1 पेजर उनके लिए रिटर्न दी जाए, ताकि हम अपने उन लोगों को जो टैक्स नेट के अंदर नहीं आते उनको हम ज्यादा से ज्यादा अपने टैक्स नेट के अंदर ला सके। बाकी हमारे जो रजिस्टर्ड पर्सन्स ऑडिट से डरते हैं, तो हमारे चूंकि इनकम टैक्स के जितने भी नोटिस आते हैं वो बार कोड के साथ आते हैं, लेकिन सेल्स टैक्स के नोटिस बार कोड्स के साथ नहीं आते। तो हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जल्द अज जल्द, चूंकि सारा कुछ आयरिस के ऊपर चला गया है और उनके ऊपर भी ये बार कोड्स लगने चाहिए हैं। जहां तक रिफंड्स की बात है, हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो विद होल्डिंग्स के रेट्स हैं वो 4.5%, 5.5% है हम, और इस वक्त जो कायबोर का रेट है वो 21% है। अगर कोई भी सरमायाकार बैंक से पैसे लेता है तो उसे 25-26% से कम नहीं मिलेगा। अगर आप उसके पैसे विदहेल्ड कर लेंगे तो वो आप बैंक से लेकर सरकार को दे देगा। हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जो विदहोल्डिंग रेट्स हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन जरूर करें, लेकिन विदहोल्डिंग रेट्स को रिड्यूस कर दें। जहां पर आप 4.5% लेते हैं, जहां पर आप 5.5% लेते हैं, वहां पर आप 0.5% लें, ताकि ना ही तो आपके रिटेलर की या मैन्युफैक्चरर की या इंपोर्टर का जो विदहोल्डिंग होगी, विदहोल्डिंग भी कम होगी और उसे रिफंड्स के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा। आईएस के ऊपर चूंकि सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की तमाम चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं, जब तक एक सप्लायर अपनी इनवाइसेस को नहीं डालता, और आईएस के ऊपर एमआईएस सिस्टम में तमाम लोगों के जितने उनके अकाउंट में एडवांस इनकम टैक्स आया होता है वो भी शो हो रहा होता है। तो हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, जब ऑटोमेटेड है सारा कुछ आपके पास और आपके इल्म में भी है, आपके इख्तियार में भी है, तो हमें जो फाइल करना पड़ता है, जो चीजें अकाउंट में आ रही हैं और जो चीजें आप भी कह रहे हैं, जिसकी तस्दीक आप भी कर रहे हैं, तो हमारे रिफंड्स जो हैं वो भी ऑटोमेटिकली एक्सपोर्टर्स की तरह हमारे रिफंड्स को ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट्स में आ जाना चाहिए। कॉर्पोरेट टैक्स इस वक्त 29% है और WWF वर्कर्स वेलफेयर फंड 2.5% है, PPF फंड 5% है, और जब आप डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसका टैक्स 15% है। और तो प्रॉफिट में जो कॉर्पोरेट एंटिटी होती है उसे तकरीबन 50% टैक्स देना पड़ता है। पिछले कुछ साल से गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस करना शुरू किया था, जब 35% उसकी शरह थी, इस वक्त 29% पे आकर पिछले कई सालों से यहाँ पर रुका है। हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इसको जिस तरह आप हर साल 2% रिड्यूस कर रहे थे, आइंदा आने वाले सालों में भी इनको रिड्यूस करते जाएं, ताकि जो कॉर्पोरेट जो टैक्स है वो कम हो जाए। सेक्शन 73 में हमारी जितनी भी सेल्स टैक्स का कानून ये कहता है कि आपको जो ट्रांजैक्शंस करनी है, जो कैश की ट्रांजैक्शंस हैं, वो 50,000 रुपए से कम हो सकती हैं कैश की, और अगर 50,000 रुपए से ज्यादा होगा तो आपको बाया बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट करना होगा। तो चूंकि थ्रेशोल्ड्स बढ़ गए हैं, तो हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि उन तमाम थ्रेशोल्ड्स को जहां जहां पर भी चाहे वो किसी भी सेक्शन के अगेंस्ट हैं उसको बढ़ा दिया जाए। जहां पर पावर्स हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स हमारे एफबीआर की, हम ये नहीं कहते कि आप उन पावर्स को वापस ले लें, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि जो कमिश्नर साहिबान ने खुद उस पे एक्शन लेना है, उसको लेने से पहले उसकी इजाजत बोर्ड से जरूर ले लें, जिसमें आपकी रेट्स भी हैं, मुख्तलिफ सेक्शंस के अगेंस्ट होती हैं, तो वो करने से पहले, जिसमें सेक्शन 38 है, 40 है, 41 है, वो कुछ सेक्शंस ऐसे हैं, आप बोर्ड को जरूर अपने इल्म में लें, ताकि बोर्ड की मर्जी से इन तमाम चीजों को किया जाए।
हमारी ये भी रिक्वेस्ट है कि ऑडिट के सिलसिले में पिछले साल कानून ये आया कि जिसका एक इनकम टैक्स का ऑडिट हो जाएगा उसका 4 साल इनकम टैक्स का ऑडिट नहीं होगा। हमारी सरकार से ये भी रिक्वेस्ट है कि इसी तरह जिस तरह इनकम टैक्स का ऑडिट 4 साल में एक दफा है, सेल्स टैक्स का ऑडिट भी 4 साल में एक दफा होना चाहिए। और ये हमने बहुत कहा है कि आपके जो असेसिंग ऑफिसर्स हैं उसके ऊपर जरूर कंट्रोल एंड चेक होना चाहिए कि कोई भी असेसिंग ऑफिसर इस तरह से असेसमेंट ना करे। असेसिंग ऑफिसर्स की भी अप्रेजल्स होनी चाहिए और उनके ऊपर इस तरह से कंट्रोल एंड चेक होना चाहिए कि अगर उनकी 50% ऑफ द असेसमेंट्स अगर हायर कोर्ट से जाकर रिवर्ट बैक होती हैं और किसी भी कोर्ट में जाकर वो ये कहते हैं कि असेसमेंट ठीक नहीं हुई, तो उन असेसिंग ऑफिसर्स के खिलाफ भी एक्शन इस तरह से लिया जाना चाहिए कि उनकी प्रमोशंस नहीं होनी चाहिए, उनकी इंक्वायरीज होनी चाहिए, ताकि जब तक हम असेसमेंट के लेवल पे उस सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे तब तक आगे मामलात जो हैं वो ठीक नहीं होंगे। जो टैक्स का रेट था जब लास्ट गवर्नमेंट थी मियां साहब की, तो उन्होंने जाते हुए अपने टैक्स के रेट को सैलरीड पर्सन्स के लिए 12 लाख पे तकरीबन 2000 कर दिया था। तो हमारी अब भी रिक्वेस्ट है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई है, तो सैलरीड क्लास के लिए टैक्स के रेट्स को रिड्यूस किया जाए, क्योंकि सैलरीड क्लास के लिए अर्निंग का सोर्स कोई और नहीं होता और उनकी जो बहुत सी डिडक्शन है वो इनकम टैक्स के मद में हो जाती है। एसएमईज का भी हम ये चाहते हैं कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको बैंक से आसानी से कर्जे मिल जाएं, क्योंकि एक साफ स्कीम है जिसके तहत 1 करोड़ रुपए के अगेंस्ट अगर आप कर्जा लेते हैं तो उसमें कोलेटरल आपको नहीं देता। लेकिन हमारे एसएमईज की तरफ से ये प्रॉब्लम आता है और ये शिकायत आती है कि जब तक आप कोई गारंटी और कोलेटरल ना दें तब तक आपको वो पैसे नहीं मिलते। तो हम जब तक एसएमईज को प्रमोट नहीं करेंगे तब तक हम अपने सिस्टम को प्रमोट नहीं कर सकते। हमारी ये भी रिक्वेस्ट है कि सोलर लगाने के लिए चूंकि इंडिविजुअल अपना पैसा इस्तेमाल करता है, तो आसान शराइत पर, आसान किस्तों पर, आसान प्रॉफिट रेट के ऊपर जो सोलर के जो लोग हैं वो सोलर सिस्टम्स लगा सकें, क्योंकि हम अपने जो इंपोर्ट का बिल है फ्यूल का हम उसको सोलर लगाकर कम कर सकते हैं। और इसी मद में हमारी ये भी एक रिक्वेस्ट है कि जो नेट मीटरिंग का रेट है उसको भी ज्यादा किया जाए, ताकि लोगों को इस बात में फायदा नजर आए कि अगर वो लगा रहे हैं तो उन्हें ये प्रॉफिट मिलता है। 2 साल पहले गवर्नमेंट ने स्कीम दी थी 14 शेड्यूल के तहत, जिसमें रूल्स फॉर कंपटीशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स फॉर एसएमई था, वो 25 करोड़ रुपए तक है और वो मैन्युफैक्चरर्स के लिए है। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि उसको कम से कम उसको 50 करोड़ रुपए तक किया जाए। और जो सबसे जरूरी बात है, इस वक्त हमें फंड्स चाहिए हैं। इस वक्त हम IMF के 9th रिव्यू के इंतजार कर रहे हैं कि कब वो पास हो, कब हमें $1.2 बिलियन मिले। हम अपने दोस्त ममालिक की तरफ देख रहे हैं कि कब हमें वो पैसे मिले और हम अपने सिस्टम्स को चला सकें। हमारी गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट है कि दिस इज द राइट टाइम फॉर एमनेस्टी, दिस इज द राइट टाइम फॉर डिक्लेरेशन।